हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल आरके बेकर्स। आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ एम लक्ष्मीकांत की पार्ट सेकंड का, जिसको आप देख के रेफरेंस ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन जो है वो आगे परस्यू कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें है हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं इसमें, जो पार्ट 2 है। अगर आपको फर्स्ट पार्ट देखना है तो आप हमारी पिछली जो वीडियो है उसको आप चेक कर सकते हैं और उससे रेफरेंस ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2 जो है एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी का। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर है पार्लियामेंट्री सिस्टम। सबसे पहले हमारा जो पार्लियामेंट सिस्टम है, इसमें जो आर्टिकल 74 और 75 जो है ये पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारा स्टेट सेंटर के पास है, और जो आर्टिकल्स 163 और 164 जो है वो स्टेट के लिए। और इसमें दो बातें हैं, जैसे कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है उसमें होता है कि जैसे जो एग्जीक्यूटिव होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो लेजिस्लेटिव होती हैं उनको पॉलिसीज और एक्ट्स के लिए, यानी जो एग्जीक्यूटिव होते हैं जो कानून, जो महत्वपूर्ण जो लोग होते हैं, और जो लेजिस्लेटिव होते हैं जो कानून बनाने और बदलने वाले जो अधिकारी होते हैं, ये उनके जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरी साइड में हमारे पास प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते कोई भी पॉलिसीज और एक्ट्स जो हैं वो लेजिस्लेटर में होने के लिए। दूसरी हमारे पास, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। सबसे पहले हमारे पास इसमें फीचर है जो वो है नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो हमारे पास नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हमारे पास रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। यहाँ पर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव या नॉमिनल हेड का मतलब क्या है कि जो, जैसे कि जो हमें यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, इसका मतलब ये है सबसे पहला पॉइंट कि जो सारे डिसीजंस होते हैं वो उनके नाम पर होते हैं, लेकिन जो रियल पावर होती है वो हमारे पास वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। सेकंड पॉइंट इसमें है कि वो जो है उनको एडवाइस लेनी पड़ती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। जो प्रेसिडेंट हैं उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो है वो एडवाइस लेनी पड़ती है, वो उनकी फाउंडेशन में अंदर रहते हैं। थर्ड पॉइंट जो है हमारे पास कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सिर्फ एक स्टेट इमरजेंसी जो है वही डिक्लेयर कर सकते हैं, वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे। उसके बाद फोर्थ जो हमारे पास पॉइंट है वो है कि जो ऑर्डिनेंस होता है वो इशू करता है, जो प्रेसिडेंट इशू करते हैं उनको एक ऑर्डिनेंस जो है वो अप्रूव कराना पड़ता है पार्लियामेंट में, जो कि विद इन 6 वीक्स में अगर वो अप्रूव हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो वो नल एंड वॉइड माना जाएगा। तो ये होता है जो है नॉमिनल हेड और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव हम देखते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो क्योंकि जो भी सारी स्टेट के जो, जैसे इंडिया है हमारी पूरी, जैसे यहाँ पर इंडिया में जो सेंटर की गवर्नमेंट जो है, जो रियल एग्जीक्यूटिव जो पीएम है वो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो रियल एग्जीक्यूटिव उनके पास पावर्स ज्यादा होती हैं, और जो नॉमिनल हेड होते हैं उनके पास पावर्स कम होती हैं। उसके बाद यहाँ पर है हमारे मेजोरिटी पार्टी रूल। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो मेजोरिटी पार्टी होती है वो रूल करती है, जैसे लोकसभा जो पार्टी जो है वो जिसमें सबसे ज्यादा सीट्स ली हो वो जो है वो गवर्नमेंट बनाती है। उसके बाद आ जाता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो ये कलेक्टिवली हेल्ड करते हैं। जैसे कि जो लोकसभा जो होती है वो मिनिस्टर जो है वो रिमूव नहीं कर सकती, जो कि हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप में क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो मेंबर्स होते हैं दोनों ही लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की। लेजिस्लेटर मैंने आपको बताया है कि जो कानून बनाने वाले और बदलने वाले अधिकारी होते हैं। एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो महत्वपूर्ण कामों में निपुण होते हैं, उनको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। और ये हमारे पास पॉइंट जो है वो है ड्यूल मेंबरशिप का। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मिनिस्टर जो है वो जो कोई भी अगर मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का तो उनको 6 मंथ का जो है वो टाइम देते हैं कि अगर वो किसी भी साइड के मेंबर्स हो जाएं, दोनों के ही
या लेजिस्लेटिव या फिर एग्जीक्यूटिव। उसके बाद आती है हमारे पास लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जैसे हम समझते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो लीडरशिप रोल प्ले करते हैं गवर्नमेंट के सिस्टम में, और ये जो होते हैं ये एज ए मिडलमैन काम करते हैं प्रेसिडेंट और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं इनके बीच में जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। और ये जो होते हैं ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड भी होते हैं और ये पार्लियामेंट के लीडर भी होते हैं, और जो पार्टी पावर में होती है ये उनके भी लीडर होते हैं। उसके बाद बात आती है डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। जो लोअर हाउस जो होता है लोकसभा जो होती है उसकी डिसोल्यूशन भी कैसे हो सकती है। जो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि हमें लोकसभा जो है वो डिसॉल्व करनी है, लेकिन एक्सपायरी टर्म जो है वो उससे पहले, और वो अगर वो डिसॉल्व करवा सकते हैं, अगर वो निपुण हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो फ्रेश इलेक्शन जो है वो हेल्ड करवाएंगे। उसके बाद आ जाती है सीक्रेसी पॉइंट। सीक्रेसी पॉइंट में जो क्या यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो सीक्रेसी जो है उसका जो सारा जो दारोमदार है वो ऑपरेट करते हैं, और जो ये जो इंफॉर्मेशन होती है पॉलिसीज की इंफॉर्मेशन, डिसीजंस की इंफॉर्मेशन, वो कहीं भी शेयर नहीं करते, सीक्रेट रहती है। उसके बाद आ जाते हैं फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे पास फीचर्स हैं। जैसे कि अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात करें वो दोनों ही टाइप्स के हेड होते हैं, जैसे हेड ऑफ स्टेट भी होते हैं और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होते हैं। थर्ड हमारे पास पॉइंट है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो किचन कैबिनेट उनके पास होती है। किचन कैबिनेट में उनके जो 7 से 8 या 10-15 मेंबर भी हो सकते हैं उनके अकॉर्डिंग, और वो अपना कोई भी अगर सजेशन है, अगर कोई भी डिस्कशन है तो वो उसमें कर सकते हैं किचन कैबिनेट में। और जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके सेक्रेटरीज होते हैं, उनको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती किसी भी एक्ट्स जो है वो उसको करने के लिए। और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डिसॉल्व नहीं कर सकते हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी लोअर हाउस। उसके बाद हमारे पास आते हैं एडवांटेजेस पार्लियामेंट्री सिस्टम के। सबसे पहले हमारे पास एडवांटेजेस आती हैं हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब ये है कि इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि जो रिलेशन होते हैं लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में वो इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे कि जो लेजिस्लेटर होते हैं वो कानून बनाने वाले और बदलने वाले होते हैं, एग्जीक्यूटिव जो है वो जो महत्वपूर्ण काम होते हैं वो उनको टैकल करते हैं, और ये दोनों ही एक दूसरे की एडवाइस के साथ चलते हैं। ये जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लेजिस्लेटिव का ही पार्ट होते हैं, और जो दोनों होते हैं वो इंडिपेंडेंट काम करते हैं। जैसे लेजिस्लेटिव जो है वो अलग काम करेंगे, वो अलग कानून बनाएंगे और बदलेंगे, और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो अलग से अपना महत्वपूर्ण काम जो है वो उसको दोहराएंगे और करेंगे। उसके बाद बात आती है हमारे पास सेकंड पॉइंट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो पार्लियामेंट को रन करने के लिए और उसकी कमीशन जो है और जो उसकी फंक्शंस जो है उसको प्रॉपरली जो है वो रन करते हैं और उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास प्रिवेंट्स डिस्पोटिज्म। इसका मतलब ये है कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के, और वो रिमूव नहीं किए जा सकते नॉन कॉन्फिडेंस मोशन से। जैसे कि अगर कॉन्फिडेंस में होंगे तो उनको रिमूव नहीं कर सकते, अगर कॉन्फिडेंस में नहीं होंगे तो वो रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है रेडी ऑल्टरनेट गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि जो ऑल्टरनेट गवर्नमेंट होती है वो भी फॉर्म हो सकती है विदाउट फ्रेश इलेक्शंस के, जैसे कि उसके इलेक्शंस की जरूरत नहीं है। विदाउट जो ऑल्टरनेट गवर्नमेंट है वो ऐसे भी बन सकती है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डॉक्टर जेनिंग्स जो हैं उन्होंने कहा था कि द लीडर ऑफ अपोजिशन इज द ऑल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जो इंडिया में जो है वो राहुल गांधी जो है वो अपोजिशन के लीडर हैं, तो यहाँ पर ये इसका मतलब ये है कि जो लीडर अपोजिशन के होते हैं वो भी एक ऑल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अगर हम बनाना चाहें तो हम उनको प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं विदाउट फ्रेश इलेक्शंस। उसके बाद बात आती है वाइडर रिप्रेजेंटेटिव्स की। इसका मतलब ये होता है कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो सभी तरह के सेक्शंस और जो रीजन्स होते हैं गवर्नमेंट के
उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अपने मिनिस्टर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर्स कंसिडरेशन में लाकर, जैसे कि कोई भी अगर किसी फील्ड में स्ट्रांग है तो उनको पिक कर लेंगे। ऐसे डिफरेंट टाइप्स की सिलेक्शन जो है वो मिनिस्टर्स की कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है हमारे पास डीमेरिट्स, जो हमारे पास डिसएडवांटेजेस हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के, जैसे कि यहाँ पे है अनस्टेबल गवर्नमेंट। अनस्टेबल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि जैसे मिनिस्टर जो है वो मेजोरिटी लेजिस्लेटर जो है वो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं और अपना जो उनका जो ऑफिस का जो टेन्योर है, टाइम है, वो उसके ऊपर ही सरवाइव करते हैं, जिससे कि जो गवर्नमेंट जो है वो अनस्टेबल रहती है। और इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के दिए गए हैं, जैसे नाम दिए गए हैं, जैसे नीचे सबसे लाइन हम देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट जो है अगर जब मोरारजी देसाई जो थे उन्होंने हेड करी थी, चरण सिंह ने हेड करी थी, वीपी सिंह ने हेड करी थी, तो वहां पे डिफरेंट टाइप्स की हमें प्रॉब्लम्स आई थी, जिसका मतलब है अनस्टेबल गवर्नमेंट का। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास पॉइंट है, नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज। नो कंटिन्यूटी का पॉलिसीज का मतलब ये है कि जो जैसे कि हमारे पास ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें जो पॉलिसीज होती हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि जो टेन्योर है गवर्नमेंट का वो चेंज होता रहता है, और जो रूलिंग पार्टी का जब चेंज होता है रूलिंग पार्टी का, तो उसमें डिफरेंट टाइप की चेंजेस आ जाती हैं। जैसे कि एक पार्टी अगर रूलिंग पार्टी है, अगर उसमें कोई चेंज आ गई है, अगर मिनिस्टर्स की चेंजेस आ गई है, तो उसमें जो फंक्शनिंग होगी उनकी जो डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी, जिससे कि जो है वो कंटिन्यूटी जो है वो टूट जाएगी। उसके बाद बात आती है डिक्टेटरशिप की। जब रूलिंग पार्टी जो है वो जिन्होंने लोकसभा में इलेक्शंस में अपनी रूलिंग पार्टी जो है जिन्होंने सबसे ज्यादा वोट्स हासिल करके अपनी गवर्नमेंट बनाई है, अगर वो पार्टी जो है उनको जो है वो अनलिमिटेड पावर्स मिल जाती हैं, जिसमें कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी एक साहब से हमारे पास डिक्टेटरशिप का मिसाल बन सकते हैं, उनके कंप्लेंट आ सकती है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट है कि अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स। जैसे कि आप जानते हैं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसमें पावर्स जो है वो सेपरेट करी गई हैं लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव के लिए, और जो कैबिनेट है वो लीडर एक्ट करता है लेजिस्लेटर्स के लिए और एग्जीक्यूटिव्स के लिए भी। और उसके बाद जो सारा जो सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, वो लेटर और स्पिरिट जो है सेपरेशन, जो पावर्स की सेपरेशन जो है वो उसके अगेंस्ट हो जाती है, और जो पावर होती है वो सेपरेट हो जाती है, जिससे कि जो डिसकंटिन्यूटी आ जाती है और डिस्प्यूट्स बढ़ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो ऑप्शन है गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स, इसका मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो एफिशिएंसी जो है वो जो मिनिस्टर्स की हैं वो उनमें एक्सपर्ट नहीं होते इस फील्ड में। और जो जैसे प्राइम मिनिस्टर जो है उनके पास लिमिटेड चॉइसेस होती हैं मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करने के लिए, जिसमें कि ये जो पार्लियामेंट है, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, और वो उनका जो टैलेंट जो है, जो काम है, पार्लियामेंट्री वर्क जो है, वो जो एक्टिविटीज हैं, डॉक्यूमेंटेशन हैं, उनमें असर डलता है इसमें। उसके बाद हमारे पास ये टेबल आता है जिसमें कि पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम का जो है वो डिस्टिंग्विशन किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको रीड कर सकते हैं इजीली। इसमें सभी जो है वो सब टॉपिक्स बनाकर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। उसके बाद इसमें हमें बताया गया है कि कौन कौन से रीजंस जो हैं जिनको हम देख सकते हैं कि जो पार्लियामेंट्री का सिस्टम जो है वो हम क्यों अडॉप्ट करें। सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है वो है सबसे पहले फैमिलियरिटी विद द सिस्टम। इसका मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ये पुराना चला आ रहा है और इससे हम फैमिलियर भी हैं। 30 से 40 साल पुराना जो है ये हमारे पास सिस्टम है, जिसके बीच में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिशंस हैं, लोगों के एक्सपीरियंस है, जिससे कि ये फैमिलियर बनता है। हमारा सिस्टम जो है वो हमें एज ए फैमिलियर ही लगता है। उसके बाद ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन है प्रेफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी वो अपॉइंटेड की थी डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव मस्ट सेटिस्फाई 2 कंडीशंस। इन्होंने कहा था कि जो डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव्स हैं वो
दो जो है वो कंडीशन जो है वो इनको जरूर सेटिस्फाई करें। पहली जो है वो है स्टेबिलिटी, दूसरी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसमें कि जो स्टेबिलिटी है वो आप सब जानते हैं कि स्टेबिलिटी हमारे पास बहुत ही ज़रूरी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी एज वेल एज हमारे पास उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी स्टेबिलिटी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो है वो है नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट्स। जैसे कि जो लेजिस्लेटिव जो होते हैं उनके पास अलग पावर्स होती हैं। हमने पीछे देखा था कि जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं लेकिन आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो जो पावर्स को लेकर थ्रेटन्स मिलते हैं, जो डिसमलफंक्शनिंग होती है और जो डिसफंक्शनिंग होती है वो भी इसमें अवॉइड करने की ज़रूरत है। फोर्थ पॉइंट जो है वो हमारे पास इंडियन सोसाइटी की नेचर का हमारे पास रखा गया है कि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इंडियन सोसाइटी की जो नेचर है वो भी यहाँ पर अहम रोल प्ले करती है, और ये एक हिसाब से नेशनल जो स्पिरिट है वो प्रोवाइड करती है लोगों में, और उनकी इंडिया के प्रति यूनिटी जो है वो दिखाती है और बढ़ाती है उसमें। उसके बाद यह हमारे पास इंडियन और ब्रिटिश मॉडल्स जो हैं उनमें थोड़ी सी डिस्टिंग्विशन दी गई है। आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप उसके नोट्स भी बना सकते हैं, और यहाँ पर आपको नोट्स एंड रेफरेंसेस जो हैं वो भी मिल जाएंगी यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है वो है फेडरल सिस्टम का चैप्टर। फेडरल सिस्टम का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि जैसे फेडरल जो गवर्नमेंट होती है जिसमें जो पावर्स होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करी गई होती हैं, जैसे नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट में, ताकि जो दोनों की फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपरली हो, इंडिपेंडेंटली हो, और जो जुरिस्डिक्शन है दोनों की वो भी इंडिपेंडेंटली हो। उसके बाद हमारे पास नीचे हमारे पास टेबल है जिसमें फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट जो है इनमें डिफरेंस दिया गया है। यूनिटरी गवर्नमेंट जिसमें कि जो पावर्स होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी गई होती हैं, उसमें सिंगल गवर्नमेंट होती है। लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसमें ड्यूल गवर्नमेंटशिप होती है, जिसमें कि नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट दो गवर्नमेंट्स होती हैं इंक्लूडेड होती हैं, और जो पावर्स होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करी गई होती हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारी, जैसे हम मानते हैं कि हमारा फेडरल सिस्टम है तो हम जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, दूसरी जगह पर जो यूनिटरी गवर्नमेंट जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन रिटन से भी कोई दिक्कत नहीं है और अनरिटन से भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो डिविजन्स ऑफ पावर जो है, जैसे कि हम देखा ऊपर कि नेशनल और रीजन गवर्नमेंट में पावर डिविजन्स होती हैं, लेकिन यूनिटरी में कोई पावर्स की डिविजन्स नहीं होती, वो सिर्फ पावर्स जो है वो सभी की सभी रहती हैं नेशनल गवर्नमेंट के पास। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है वो सुप्रीमेसी रहती है कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाकर कोई भी काम नहीं हो सकता, बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी काम नहीं हो सकता। और दूसरी साइड पे ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि जो सुप्रीमेसी जो है वो जापान में होती भी है और ब्रिटेन में नहीं भी होती है। तो इसके यहाँ पे जो यूनिटरी गवर्नमेंट है इसमें ये वाला पॉइंट है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है कि जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रिक्ट बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के हम चलते हैं ताकि जो रनिंग जो है वो कंट्री की स्मूथली हो और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ में हो। और दूसरी साइड पे हमारे पास इसी यूनिटरी गवर्नमेंट का ऑप्शन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी हो सकता है जैसा कि फ्रांस का है, और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है जैसा कि है ब्रिटेन का। सिक्स्थ ऑप्शन हमारे पास जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का जो है वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब होता है जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंटली कोई भी अपना डिसीजन ले सकती है और अपना काम कर सकती है, उसको कोई भी बीच में जो इंटरफेरेंस होगी वो नहीं होगी। उसके बाद जो यूनिटरी गवर्नमेंट है जिसमें जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है और नॉन इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। सेवंथ पॉइंट हमारे पास आता है कि बाइकेमरलिज्म। बाइकेमरलिज्म का मतलब होता है कि टू हाउसेज, जैसे हमारे दो हाउसेज हैं, लोअर हाउस है अपर हाउस है। लोअर हाउस यानी कि लोकसभा, अपर हाउस यानी कि राज्यसभा। और दूसरे हाथ में हमारे पास जो लेजिस्लेटिव होते हैं वो बाइकेमरलिज्म भी हो सकते हैं और यूनिकेमरल भी हो सकते हैं, जैसे चाइना में यूनिकेमरल है और ब्रिटेन में जो है वो बाइकेमरल है।
उसके बाद इसमें बताया गया है कि लैटिन वर्ड से लिया गया है फेडरलिज्म, तो आप उसको रीड कर सकते हैं, रीड अप कर सकते हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे पास आते हैं फेडरल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के। जो फेडरल फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं वो उसमें दिए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास फीचर जो आता है वो है ड्यूल पॉलिटी का। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर यूनियन भी है, और यूनियन जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों हैं। जैसे जो पावर्स होती हैं वो सेंटर को भी डिस्ट्रीब्यूट करेगी हैं और स्टेट को भी डिस्ट्रीब्यूट करेगी हैं। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो मैटर्स जो है वो देखती है रीजनल के, और जो लोकल मैटर्स होते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ हो गया, लोकल गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई पब्लिक ऑर्डर्स हो गए तो उनको रिलेट करती है। और दूसरी साइड पे जो दूसरी यूनियन गवर्नमेंट में आती है सेंटर, तो सेंटर जो है वो डिफरेंट टाइप्स की कम्युनिकेशंस देखती है, फॉरेन अफेयर्स देखती है, तो ऐसे ऐसे उनके जो काम है वो देखते हैं। उसके बाद बात आती है, हमारा सेकंड पॉइंट आता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें 465 जो आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं, जो कि हमें सभी अदर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग बनाते हैं। और ये हम जानते हैं, पिछले हमने पार्ट में पढ़ा है कि ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये इसीलिए है क्योंकि इसके 465 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। उसके बाद थर्ड जो है वो डिविजन्स ऑफ पावर्स हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम पिछली टाइम पढ़ा कि जो सेंटर और स्टेट में जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूट करेगी है। और यहाँ पर हमारे पास 3 लिस्ट भी होती हैं, जिसमें यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। और उनको सब पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। इनके सब्जेक्ट्स होते हैं, इनमें डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट्स जो है वो प्रोवाइड करे गए होते हैं ताकि जो पावर्स होती हैं उनको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करा जाए। उसके बाद बात आती है फोर्थ पॉइंट की, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। जो सेंटर जो होता है वो लॉ को इनेक्ट करता है, और जो स्टेट जो होते हैं कि उनकी जो प्रोविजंस जो होती हैं वो उनको कंफर्म करता है कि ये लॉ जो है वो उनको वो सुप्रीम रहे। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज जो है वो लॉ के बियॉन्ड जाकर ना हो। कोई भी जो ऑर्गन है गवर्नमेंट का, जैसे जो भी लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशियल हो, कोई भी जो है वो जुरिडिक्शन के बियॉन्ड जाकर नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात आती है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि हम कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं इसमें, लेकिन अगर वो जो अमेंडमेंट होती है वो स्पेशल मेजोरिटी के बेसिस पर होती है। कि इतना रिजिड है कि कोई भी अगर हमें अमेंडमेंट करनी है तो हम उसको पहले स्पेशल मेजोरिटी के साथ अप्रूव करेंगे पार्लियामेंट में। उसके बाद जो है वो हम कोई भी इनेक्ट कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी का। कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी जो है वो उसको प्रॉपरली हमें प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी जो है उसको हमने इंडिपेंडेंट रखना होता है, ताकि जो डिस्प्यूट्स होते हैं सेंटर और स्टेट के और दोनों स्टेट्स के ही, तो वो हमें इजीली सॉल्व हो जाएं। और जो जुडिशरी का जो फैसला होगा, जो जजमेंट होगी वो सुप्रीम होगी, इसीलिए हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद यूनिटरी फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। जैसे दूसरी हमारे पास यूनिटरी थी और फर्स्ट हमारे पास थी फेडरल फीचर्स। यूनिटरी में हमारे पास स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा, कि सेंटर के पास जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर डिविजन नहीं है पावर्स की, तो इसमें जो सेंटर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो हमारे पास है स्टेट्स नॉट इंडिस्ट्रक्टिबल, जिसका मतलब है कि जो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, लेकिन जो स्टेट्स हैं वो यूनियन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, जो कि हमें प्रोवाइड करा गया है आर्टिकल 256 में। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि इसमें जो फेडरल सिस्टम था उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, और उसमें जो पावर्स होती हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट करी होती हैं, और जो डिविजन्स हैं वो भी पावर्स की हुई होती हैं। लेकिन यहाँ पर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर जो स्टेट है, सेंटर है, उनको एक सिंगल ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करा गया है, और उनको कोई भी स्टेट्स को है वो अलग से पावर नहीं दी गई है। उनको सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन ही फॉलो अप करना है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें कोई भी स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, सिर्फ सिंपल मेजोरिटी के साथ आप कोई भी अमेंडमेंट जो है वो कर सकते हैं, इनिशिएट ले सकते हैं किसी भी अमेंडमेंट का, जो कि हो सकता है सिर्फ सेंटर में, क्योंकि यहाँ पर जो है वो
सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है और जो स्ट्रॉन्ग सेंटर का पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कर सकते हैं, वो भी फ्लेक्सिबल। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो है वो हमारे पास है नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव्स। इसमें जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स का क्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट जो ही जा तो वो जो यूनिटरी फीचर्स का जो पॉइंट था वो यही था कि हमारे पास जो भी सेंटर जो है वो सबसे स्ट्रांग होगी और जो भी पावर्स होगी वो सेंटर और स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। सेंटर जो है वो हमेशा ही स्ट्रांग रहेगा, इसीलिए कोई भी जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनमें इक्वालिटी नहीं होती। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे पास तीन तरह की होती हैं, जैसे नेशनल इमरजेंसी है, स्टेट है, फाइनेंशियल है, हमने पिछले पार्ट में कवर अप किया था। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है इन तीन प्रोविजंस को लेके। उसके बाद 7 जो है वो सिंगल सिटीजनशिप आती है, जैसे कनाडा जो है उसमें भी सिंगल सिटीजनशिप है, और इंडियन जो है वो तो है ही है सिंगल सिटीजनशिप। उसके बाद 8 पॉइंट जो है वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इसका मतलब ये है कि जो जुडिशियल सिस्टम जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो टॉप पर रहेगा और जो स्टेट जो हाई कोर्ट है वो उसके नीचे है। वो इंटीग्रेटेड है जुडिशरी जो है वो डबल सिस्टम जो है वो कोर्ट के हैं, जैसे कि हम देखते हैं जो है यूएस में। उसके बाद 9th पॉइंट इसमें है ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज में जो फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जैसे यूएसए में उनको सेपरेट पब्लिक सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करी गई थी, लेकिन इंडिया में सेंटर और स्टेट जो है वो भी सर्विसेज जो है वो सेपरेट देती हैं। जैसे जो सेंटर के हैं वो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईएफएस हैं, जिसके आगे आई लगा हुआ है इंडिया, यानी कि वो सेंटर के हैं। और जैसे स्टेट के जो है वो पीपीएससी है, तहसीलदार हैं, ऐसे जो स्टेट के एग्जाम्स हैं वो स्टेट कंडक्ट करती है, वो भी अपने बोर्ड के थ्रू। उसके पास हमारे पास अदर ऑप्शंस भी हैं, जैसे पार्लियामेंट्री अथॉरिटी है, अपॉइंटमेंट है गवर्नर का लेकर। उसके बाद इलेक्शन मशीनरी की इंटीग्रेशन है, कोई भी वोटिंग है स्टेट बिल पर, तो हम उसको भी चेक कर सकते हैं इसी में यूनिटरी सिस्टम में। उसके बाद ये क्रिटिकल इवेल्युएशन है फेडरल सिस्टम का, आप इसको रीड कर सकते हैं। जो के संथनम थे उन्होंने 2 फैक्टर्स यहाँ पे रखे थे कि जो यूनिटरी बायस है, जो कि मतलब कि जो सेंट्रलाइजेशन है और कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें डोमिनेंस जो है वो सेंटर को दी गई है फाइनेंशियल स्फीयर से, तो आप उसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है वो है 14 चैप्टर है, वो सेंट्रल स्टेट रिलेशन का है। जो स्टेट और सेंटर के जो रिलेशन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और यहाँ पर जो सेंटर स्टेट रिलेशन है इनमें 3 हेड्स हैं, लेजिस्लेटिव है, एडमिनिस्ट्रेशन है और फाइनेंशियल रिलेशन है। जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है इसमें जो आर्टिकल है वो 245 से लेके 255 आर्टिकल है और वो पार्ट है 11 कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि डील करता है जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस होते हैं सेंटर और स्टेट में। लेजिस्लेटर मैंने आपको बताया था, जो कानून बनाने वाले और बदलने वाले लेजिस्लेटर्स होते हैं, और जो उनके रिलेशंस होते हैं सेंटर और स्टेट के रिगार्डिंग, उनमें आते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है वो जैसे हम जानते हैं वो भी डिवाइड हुआ है लेजिस्लेटिव पावर्स सेंटर की और स्टेट की, और जिसमें की जो टेरिटरीज होती हैं वो भी इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। और जो यहाँ पर हमें पॉइंट्स दिए गए हैं कि जो 4 एस्पेक्ट्स यहाँ पर कवर किए गए हैं सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस को लेकर। सबसे पहले हमारे पास है टेरिटोरियल एक्सटेंड ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव। जो टेरिटोरियल एक्सटेंड है, जो हमारी जो बाउंड्रीज हैं वो एक्सटेंड करी गई हैं। सेकंड हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स। जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स हैं, जो कानूनी बनाने वाले हैं, जो कानून जो करने वाले हैं, उनके जो सब्जेक्ट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करा गया है। थर्ड पॉइंट जो है उसमें है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन, और वो जो है वो स्टेट फील्ड्स में है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है सेंटर का जो कंट्रोल है स्टेट लेजिस्लेटर के रिगार्डिंग। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास है टेरिटोरियल एक्सटेंड ऑफ सेंट्रल और स्टेट
जिसमें कि हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें कहा गया है कि जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकता है सभी टेरिटरीज इंडिया की, और जो ऑल्टर कर सकते हैं, कोई भी लॉज जो है वो ऑल्टर कर सकते हैं, और किसी भी टेरिटरी जैसे यूनियन टेरिटरीज हैं या कोई भी एरिया है उसको इंक्लूडेड करके। सेकंड हमारे पास पॉइंट है कि जो लॉज बनाए गए हैं स्टेट लेजिस्लेटर के, वो आउटसाइड द स्टेट जो है, अगर किसी स्टेट लेजिस्लेटर का कोई स्टेट का जो लॉ बनाया गया है वो आउटसाइड द स्टेट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है कि जो पार्लियामेंट के लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को, उनकी प्रॉपर्टी को, अगर वो किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड में होंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पैराग्राफ है इसमें बताया गया है कि जो इस सब के रिगार्डिंग हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जो प्रोवाइड करी गई हैं। जो लॉज जो हैं वो पार्लियामेंट के जिनको हमें फॉलो करना है, जो फॉलो अप करना है, उसमें जो है वो फर्स्ट पॉइंट जो है वो जो प्रेसिडेंट हैं वो रेगुलेशंस बना सकते हैं पीस पे, शांति पे, प्रोग्रेस पे, अच्छी गवर्नमेंट पे, और जो 4 जो है यूटीज जो है वो अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, दादर नगर हवेली है, दमन एंड दीव है, उस पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो बना सकते हैं, और वो अमेंडमेंट भी कर सकते हैं यूनियन टेरिटरीज के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पॉइंट जो है वो है कि हमारा जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है वो शेड्यूल्ड एरिया जो है वो स्टेट के उनको अप्लाई नहीं करता, और वो स्पेसिफाई मॉडिफिकेशन जो है वो और एक्सेप्शंस के साथ ही अप्लाई होता है, यानी कि सभी के साथ नहीं होता, सिर्फ एक्सेप्टेड केस जो है वो उनमें ही अप्लाई होता है। उसके बाद जो असम के गवर्नर हैं वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में नहीं अप्लाई होते क्योंकि वो ट्राइबल एरियाज में आते हैं, और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो उनको सेम पावर मिलती है ट्राइबल एरियाज में, जैसे कि मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में मिलती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स में हमारे पास 3 आती हैं, लिस्ट आती हैं, यूनियन लिस्ट आती हैं, स्टेट लिस्ट आती हैं, कॉन्करेंट लिस्ट आती हैं। जैसे कि हमारे पास इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स की, इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास दिया गया है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास एक्सक्लूसिव पावर्स होती हैं लॉज के रिगार्डिंग, किसी भी मैटर के रिगार्डिंग यूनियन लिस्ट के, जिसमें कि आ जाते हैं यूनियन लिस्ट जो होती है इसमें 97 सब्जेक्ट्स होते हैं ओरिजिनली, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि 100 सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट्स इसमें रिलेटेड हैं जैसे डिफेंस है, बैंकिंग है, फॉरेन अफेयर्स है, करेंसी है, एटॉमिक एनर्जी है, इंश्योरेंस है, कम्युनिकेशन है, सेंसस है, ऑडिट है, और ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो है वो कॉमर्स से रिलेटेड हैं। उसके बाद जो स्टेट लेजिस्लेटिव है वो उनमें भी ऐसे पावर्स हैं हमारे पास डिफरेंट, और उनके 66 सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि पब्लिक ऑर्डर्स हो गए, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन होगी, एग्रीकल्चर हो गया, प्रिजन्स हो गए, लोकल गवर्नमेंट होगी, फिशरीज होगी, मार्केट्स, थिएटर्स, गैम्बलिंग, सो ऑन, और अदर बहुत सारी होती हैं। उसके बाद जो कॉन्करेंट लिस्ट होती हैं जिसमें कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव बोथ जो हैं वो अपने लॉज बनाते हैं। लॉज वो बनाते हैं अपना जो क्रिटिकल लॉज जो हैं वो बनाने वाले हैं वो जो इन फील्ड्स में होते हैं, जिसमें कि हमें प्रोवाइड करेगी है, जैसे क्रिमिनल लॉ है, प्रोसीजर है, सिविल प्रोसीजर्स हैं, फैमिली प्लानिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, लेबर वेलफेयर है, ऐसे बहुत सारी जो है वो बुक्स एंड प्रिंटिंग प्रेस जो है वो हमें प्रोवाइड करी हैं। और जो 42nd अमेंडमेंट है 1976 की, उसमें भी 5 सब्जेक्ट्स जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल किए गए हैं स्टेट लिस्ट से। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि किस अमेंडमेंट एक्ट के दौरान जो कॉन्करेंट लिस्ट में 5 सब्जेक्ट्स ऐड करे गए थे स्टेट लिस्ट से लेकर। पहला हम इससे लिया था जो है वो एजुकेशन है, सेकंड फॉरेस्ट है, वेट्स एंड मेजर्स है, फोर्थ प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स है, और 5वां जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन आती हैं सभी कोर्ट्स के। उसके बाद ये हमारे पास पैराग्राफ दिया गया है जिसमें बताया गया है कि जो लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स जो है सब पार्ट्स जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। उसके बाद आती है बात पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड। स्टेट फील्ड आती है जो पावर्स जो हैं वो
जैसे पावर्स जो है वो सेंटर और स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन जो भी पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव आती हैं स्टेट फील्ड में वो इसमें बताई गई हैं। जैसे कि पहले इसमें बताई गई है कि जो राज्यसभा है जब वो पास करेगी रेजोल्यूशन तो हमारे पास कौन कौन से सब टॉपिक्स होंगे। जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं कि जो राज्यसभा होती है अगर वो डिक्लेयर करेगी कि नेशनल इंटरेस्ट, तो पार्लियामेंट जो होगी वो लॉज बनाएगी जो कि बनेगा स्टेट लिस्ट में, और जो पार्लियामेंट होगी वो लॉ को बनाने के लिए, उसी मैटर के ऊपर लॉ को बनाने के लिए 2/3 मेजोरिटी के मेंबर्स की जो है वो वोटिंग करवाएगी। उसके बाद वो जो लॉ बनेगा उसको रीन्यू कर सकते हैं, लेकिन उसको 1 साल नहीं होना चाहिए, 1 साल का टाइम नहीं पड़ना चाहिए उसमें। विदिन द 6 मंथ जो है वो उसकी एक्सपायरी डेशन जो है वो आ जाती है। उसके बाद होता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। अगर कोई भी नेशनल इमरजेंसी लगी है तो उस टाइम पर जो स्टेट फील्ड होगी जो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जो पार्लियामेंट होगी उसके पास लेजिस्लेटिव की पावर होगी और स्टेट लिस्ट की तो पावर होगी उसके पास। और जो कोई भी अगर लॉज बने होंगे जो इनऑपरेटिव हो गया अगर ऑपरेट नहीं होंगे लेकिन बने हुए हैं, वो उनकी एक्सपायरी डेट जो है वो 6 मंथ की होगी इमरजेंसी के बाद की। नेक्स्ट हमारे पास है जब स्टेट्स जो है वो रिक्वेस्ट करेंगी, व्हेन स्टेट्स मेक अ रिक्वेस्ट। इसके बीच में आता है कि जब जो लेजिस्लेटर होते हैं या 2 से ज़्यादा जो स्टेट्स होती हैं वो रेजोल्यूशन एक पास करती हैं कि लॉ की इस चीज़ का लॉ जो है वो इनेक्ट करना चाहिए, तो उसमें जो है वो स्टेट्स जो है वो रेजोल्यूशन जो है वो पास करवाते हैं स्पेशल मेजोरिटी से है। और जो पार्लियामेंट जो होती है वो उस विद रिस्पेक्ट टू जो मैटर होता है उसके एक्शन लेती हैं जो, और पावर जो है वो अपनी लॉज के रिगार्डिंग दिखाती हैं जब कोई भी स्टेट जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है कि टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। अगर एग्रीमेंट्स जो है उनको इम्प्लीमेंट करना होगा तो उसमें क्या क्या है, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको इंटरनेशनल जो ऑब्लिगेशंस होती हैं, इंटरनेशनल प्रोसीडिंग्स होती हैं, उनको फॉलो करना होता है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास जो 4th जो सब टॉपिक है इसमें है कि सेंटर का कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेटर। इसमें आता है कि जो गवर्नर होता है वो रिजर्व कर सकता है बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेटर ने अगर किया हो, ताकि वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रख ले, प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करने के लिए रख सकता है। और जो प्रेसिडेंट होता है वो एब्सोल्यूट वीटो जो है वो उन पे यूज कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है जिसमें कि बिल्स होते हैं किसी भी मैटर्स पे, अगर स्टेट लिस्ट में कोई भी मैटर्स में है वो जो होता है वो सैंक्शन जो होती है वो प्रीवियसली उनको करवानी पड़ेगी प्रेसिडेंट से, जिसमें कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना आए और फ्रीडम जो है वो ट्रेड और कॉमर्स का होता रहे इसीलिए। और जो प्रेसिडेंट है नेक्स्ट जो 3rd पॉइंट है जिसमें कि जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट को डायरेक्ट जो है वो रिजर्व कर सकते हैं मनी बिल्स को, लेकिन वो बैक नहीं कर सकते मनी बिल्स को, वो मना नहीं कर सकते मनी बिल्स को। और फाइनेंशियल बिल जो है वो पास करे जाते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव के, जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के कंसिडरेशन में भी प्रोवाइड करे जाते हैं। उसके बाद ये हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशंस आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन में, जिसमें जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से बताया गया है हमें कि जैसे कोई से भी केसेस हैं उनमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जैसे कि जिसमें कि पार्लियामेंट जो होता है उसमें एक्सक्लूसिव पावर्स होती हैं लेजिस्लेटिव की, जैसे कि यूनियन लिस्ट है, और जो दूसरी है वो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो राइट्स होते हैं, अथॉरिटीज होती हैं, जुरिडिक्शन होती हैं, वो भी इसमें एग्रीमेंट्स होते हैं, वो भी इसमें कवर अप होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो है वो है ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स एंड सेंटर। ऑब्लिगेशंस में आता है कि हमारे जो आर्टिकल 365 जो है वो जो कहता है कि अगर कोई भी स्टेट अगर फेल होता है किसी डायरेक्शन में सेंटर की, तो लॉफुली जो प्रेसिडेंट है वो सिचुएशन को है जो वो होल्ड कर सकता है
और जो गवर्नमेंट जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है उसको किसी भी तरह के जो हालत जो है वो उसको प्रोविजंस जो है वो लेने पड़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और आप जो ये आर्टिकल जो है वो रीड भी कर सकते हैं। लास्ट में आपको इंडियन पॉलिटी जो एम लक्ष्मीकांत है उसको लास्ट में आपको सारे लिस्ट मिल जाएंगे आर्टिकल्स की, आप वहाँ से इसको फॉलो अप कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास सेंटर्स के जो डायरेक्शंस होती हैं स्टेट्स को प्रोवाइड करी गई हैं, इसमें थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स बने हैं, आप उसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद म्यूचुअल जो है वो डेलीगेशंस होती हैं फंक्शंस की, स्टेट और सेंटर की दोनों की म्यूचुअली जो है वो डेलीगेशंस होती हैं, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से जो है वो रन होते हैं, जिसको आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद ये जो कॉरपोरेशन जो है वो सेंटर और स्टेट में जो आती है, जैसे कि कोई भी पार्लियामेंट होती है वो अगर कोई डिस्प्यूट पड़ता है सेंट्रल और स्टेट में तो उसको रिसॉल्व करती है। जैसे जो काउंसिल्स होते हैं अलग अलग बनाए हुए होते हैं कि इनकी रनिंग जो है वो स्मूथ हो, तो इसीलिए ये कॉरपोरेशन जो है वो सेंट्रल और स्टेट की यहाँ पर दी गई है, आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज में बताया गया है कि 1947 में जो ICS थी यानी इंडियन सिविल सर्विसेज जी थे उनको रिप्लेस करा गया था IAS से, और जो इंडियन पुलिस है उनको रिप्लेस किया गया था IPS से। तो ऐसे हमारे पास ईयर्स बाय ईयर दिए गए हैं। और जो ऑल इंडिया सर्विसेज जो है उनमें दिए गए हैं कि जैसे कि ड्यूल पार्टी जो है वो फेडरल सिस्टम जो है वो फॉलो किया गया था ड्यूल सर्विस में। उसके बाद हमारे पास पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो आती है हमारे पास, जिसमें कि जो इसमें बताया गया है कि जो चेयरमैन होते हैं, मेंबर्स होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो अपॉइंटेड किसके थ्रू होते हैं। जैसे आप सब लोग जानते होंगे कि जो अपॉइंटमेंट होती है इनकी वो गवर्नर करते हैं स्टेट के, और लेकिन जो रिमूवल होती है वो सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं इसमें। और इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, आप उसको टर्न बाय टर्न रीड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फाइनेंशियल रिलेशंस, ये आता है सभी टैक्सेशन के रिगार्डिंग, आप इसको भी रीड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट दिए गए हैं, जैसे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल साथ में प्रोवाइड करे गए हैं, उनमें सब टॉपिक्स जो हैं वो प्रोवाइड करे गए हैं कि इस कैटेगरी में कौन कौन सी जो ड्यूटीज और टैक्सेस जो है वो फॉल करते हैं, कि आप कौन कौन सी टैक्सेस आपको यहाँ पर अप्लाइड होंगे। तो आप सब टॉपिक बाय टॉपिक जो है वो सब टॉपिक्स आप उसको कवर कर सकते हैं। और जो एड्स होती हैं, ग्रांट होती हैं जो स्टेट्स को, तो उसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। जैसे बहुत सारी एड्स हैं, जैसे स्टैट्यूटरी ग्रांट्स जो है वो 275 आर्टिकल्स में एम्पावर करती हैं पार्लियामेंट को। उसके बाद ये जो आती है फाइनेंशियल कमीशन आती है हमारे पास। फाइनेंशियल कमीशन आती है जो कि आती है हमारी आर्टिकल 280 में। और ये जो फाइनेंशियल कमीशन है ये प्रेसिडेंट की बनाई गई थी। कोई भी 5 साल, जब 5 साल बीतते हैं किसी भी प्रेसिडेंट को, तो उसमें फाइनेंशियल कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट देती है। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर पॉइंट्स हैं छोटे छोटे। उसके बाद आता है प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट्स इंटरेस्ट, जिसमें कि जो बिल्स होते हैं वो प्रोवाइड करे गए हैं, जैसे मनी बिल हो गया, फाइनेंशियल बिल हो गया। तो यहाँ पर बहुत सारे बिल्स जो हैं वो प्रोवाइड करे गए हैं, और उनकी प्रोटेक्शन जो है वो स्टेट इंटरेस्ट के थ्रू होती है। उसके बाद हमारे पास सब टॉपिक जो है वो है बोरोइंग बाय सेंटर एंड द स्टेट्स। इसमें कि हमारे पास बहुत सारे सब टॉपिक्स दिए गए, सब पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट जो है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो विद इन द इंडिया या आउटसाइड सिक्योरिटीज को मद्देनजर रखते हुए कंसोलिडेटेड फंड की इंडिया के वो उनसे मांग सकती है, लेकिन दोनों ही लिमिट्स के दौरान, लिमिट्स के अंदर रहकर कि ऐसे लॉज जो है वो इनेक्ट हुए हैं जिसमें रहकर तो सेंटर जो है वो स्टेट से, जो स्टेट है वो सेंटर से बोरो कर सकते हैं कंसोलिडेटेड फंड्स के जो कि इंडिया का है। सेकंड पॉइंट जो है इसमें है कि जो इंडिया है वो सिक्योरिटी के मामले में, जो कंसोलिडेटेड फंड के जो है वो सिक्योरिटी के मामले में गारंटीज लेता है, लेकिन जो लिमिट्स होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट्स के लिए, कि जो इस फिक्स जो है वो क्वांटिटी को आप उसके बाद नहीं ले सकते।
उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो लोन्स बनाती हैं सभी स्टेट्स के लिए, ताकि जो स्टेट्स जो हैं वो सेंटर के इन टच में रहें और जो स्टेट्स जो हैं उनको इनफ फंडिंग हो जाएगी ताकि जो भी स्टेट जो है वो इजीली प्रोग्रेस करे और डेवलप हो। उसके बाद यहाँ पर आता है इंटर गवर्नमेंट टैक्स इम्यूनिटीज़। यहाँ पर बहुत सारी टैक्स इम्यूनिटीज़ हैं, जैसे सेंट्रल प्रॉपर्टी जो है वो स्टेट टैक्सेशन पे कैसे लगती है और जो स्टेट है वो सेंटर पे कैसे लगती है। तो यहाँ पर डिफरेंट एग्जाम्पशन दी गई हैं, आप उसको ऊपर से रीड कर सकते हैं। उसके बाद इमरजेंसीज का इफेक्ट क्या आता है, जैसे कि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आपको क्या क्या आपको चेंजेस देखने को मिलती हैं, क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे नेशनल इमरजेंसी लगती है कि जो आर्टिकल 352 होता है उसके दौरान जो है वो लगती है नेशनल इमरजेंसी। जो प्रेसिडेंट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है तब वो है वो मॉडिफाई करते हैं, और जो नेशनल इमरजेंसी में जो पावर जो है वो सारी प्रेसिडेंट, एक हिसाब से इसको कहते हैं प्रेसिडेंट रूल। उसके बाद आती है हमारे पास फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि लगती है आर्टिकल 360 के अंडर, जिसमें कि जो फाइनेंशियल जो है पावर्स होती हैं वो होती हैं सेंटर के पास। और इसमें कोई भी अगर गवर्नमेंट की स्कीम्स हों, पेंशंस हों, अगर गवर्नमेंट की कोई भी अगर डॉक्यूमेंटेशन हो तो वहाँ पर सीज हो सकती है ड्यूरिंग द इमरजेंसी। उसके बाद ये हमें बताया गया है कि ट्रेंड्स जो हैं वो हमारे पास कैसे हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस को लेकर। जैसे कि ये टेंशन एरियाज जो हैं हमें बताए गए हैं सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर। फर्स्ट जैसे है कि अपॉइंटमेंट कैसे करना है, उसका रिमूवल कैसे करने हैं गवर्नर के, जैसे कि प्रेसिडेंट रूल कैसे लगना है, IPS IAS की मैनेजमेंट कैसे करनी है, अपॉइंटमेंट कैसे करनी है चीफ मिनिस्टर की, और कोई भी जो फाइनेंशियल जो हैं उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, स्टेट बिल को कैसे रिजर्वेशन करनी है। तो यहाँ पर बहुत सारी जो है वो टेंशन एरियाज हैं वो जो सेंट्रल स्टेट की रिलेशन की हैं। और ये जो टेंशन एरियाज जो है वो 1967 तक तो ठीक थी, लेकिन उसके बाद जब सेंटर और स्टेट की जो पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करी गई हैं तो उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट है सेंटर और स्टेट रिलेशन का, जिसमें जो टेंशन एरियाज यहाँ पर दिया गया नाम, तो वो वहीं से स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स कमीशन है। ये जो कमीशन है इसको ARC कमीशन भी कहते हैं। ये जो बनी थी 1966 में बनी थी, जिसके चेयरमैन थे मोरारजी देसाई और उनके जो फॉलोअर थे वो थे के हनुमथाया। और ये जो ARC थी इन्होंने एक जो टीम थी एक टीम बनाई थी जो कि हेड कर रहे थे MC सेटलवर्ड, जिसमें कि उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस को लेकर इम्प्रूवमेंट के अपने रिकमेंडेशंस रखे। और उन्होंने इन रिकमेंडेशंस में अपने 22 जो रिकमेंडेशंस थी उनको रखी, ताकि जो सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस जो हैं वो उनमें इम्प्रूवमेंट आ जाए। जैसे कि फर्स्ट जो थे इनमें रखा था कि जो एस्टेब्लिशमेंट है इंडियन इंटर स्टेट काउंसिल की, वो आर्टिकल 263 के अंडर ही हो। अगर आपको नहीं पता आर्टिकल 263 आप पीछे जाकर देख सकते हैं इंडियन पॉलिटी की बुक में। सेकंड पॉइंट जो है कि जो अपॉइंटमेंट है, जो लोगों की अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन्स, तो उनके पास जो ज़्यादा एक्सपीरियंस जिनके पास है उनको उस हिसाब से उसकी देनी चाहिए डेजिग्नेशन। उसके बाद हमारे पास डिप्लॉयमेंट आती है सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस की, जो कि स्टेट्स में होती हैं, वो रिक्वेस्ट पे होती हैं या फिर अदरवाइज दूसरी जो है वो डिप्लॉयमेंट होती है। उसके बाद ये यहाँ पर बताया गया है कि जो ARC थी उसके ऊपर कोई भी एक्शन लिया नहीं गया था। और उसके बाद आया था हमारे पास राजा मन्नार कमेटी, जो कि आई थी 1969 में। फर्स्ट हमारे पास ARC आई थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन थी, वो आई थी 1966 में। और जो राजा मन्नार कमेटी आई थी वो आई थी 1969 में, यानी कि 3 साल बाद। ये जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट थी उन्होंने अपॉइंट करी गई थी 3 मेंबर की कमेटी, जो कि चेयरमैन कर रहे थे डॉक्टर PV राजा मन्नार, ताकि जो कोई भी क्वेश्चंस जो हैं वो पुट ऑन करे गए थे। जैसे टेंशन एरियाज हमें पीछे बताया गया है सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर, तो ये जो कमेटी बनाई गई थी उसको एग्जामिन करने के लिए बनाई गई थी, ताकि जो सेंटर स्टेट के रिलेशंस हैं उनको कैसे हम सिक्योर कर सकें, कैसे उसको ठीक कर सकें,
और जो कि जो रिपोर्ट थी जो उन्होंने सबमिट करी थी तमिलनाडु गवर्नमेंट को, जो कि सपोर्ट रिपोर्ट सबमिट करी थी 1971 को। ये जो फॉर्म हुई थी वो हुई थी 1969 को, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो तमिलनाडु गवर्नमेंट को दी थी 1971 में। और इसमें जो मेजर जो रिकमेंडेशंस थी कमेटी की वो यहाँ पर हमारे पास बताई गई हैं, जैसे कि जो इंटर स्टेट काउंसिल जो है उसको इमीडिएटली अप्लाई कर देना चाहिए, सेटअप कर देना चाहिए। और सेकंड जो है वो फाइनेंशियल कमीशन जो है वो हमारे पास वो परमानेंट बॉडी होना चाहिए, ताकि जो फाइनेंशियल की कोई भी प्रॉब्लम जो है हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी। और जो प्लानिंग कमीशन है, जिसको आजकल हम जानते हैं नीति आयोग के नाम से, उसको भी हटाना नहीं चाहिए, उसको भी रन करते रहना चाहिए। और उसको और फोर्थ हमारे पास पॉइंट है कि जो आर्टिकल 356, 357 और 365 जो है जो डील करते हैं प्रेसिडेंट रूल के साथ, उनको टोटली ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि अगर कोई भी जो प्रॉब्लम जो है वो इंक्रीज ना हो, डिक्टेटरशिप की प्रॉब्लम ना आए। और यहाँ पर बहुत सारी अदर आपको दी गई थी, जैसे कि IPS IAS जो है वो अबॉलिश कर देनी चाहिए थी, तो यहाँ पर बहुत सारी आई थी। उसके बाद अब आई है हमारे पास अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन। ये जो रेजोल्यूशन आई थी हमारे पास 1973 को आई थी, और ये जो अकाली दल है उन्होंने अडॉप्ट की थी ये रेजोल्यूशन, जिसमें कि पॉलिटिकल और रीजनल डिमांड जो थी वो मीटिंग में हुई थी, जो मीटिंग हुई थी अनंतपुर साहिब पंजाब में, इसलिए इसका नाम है अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन, जिसमें कि पॉलिटिकल और रिलीजियस डिमांड जो थी वो हुई थी, और ये हुई थी 1973 को। फर्स्ट जो ARC थी वो हुई थी 1966 को, उसके बाद राजा मन्नार आई थी 1969 को, और उसके बाद हुई थी अनंतपुर रेजोल्यूशन जो कि हुई थी 1973 को। इस रेजोल्यूशन में कहा गया था कि जो सेंटर की ज्यूरिसडिक्शन है वो रिस्ट्रिक्ट करी जाए सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन और करेंसी को लेकर, ताकि जो दूसरी पावर जो है वो स्टेट्स को भी मिल सकें, जो पावर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकें सेंटर और स्टेट में। उसके बाद आई थी हमारे पास वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम। वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम आया था हमारे पास 1977 को, जिसमें कि बहुत सारी अलग अलग मेमोरेंडम में सजेशंस दी गई थी, जिसमें कि जैसे फर्स्ट हमारे पास है कि जो यूनियन वर्ड है उसको फेडरल कर दिया जाए, यानी कि जो यूनिटी जो है वो सेंटर और स्टेट दोनों में हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पावर। और अदर इसमें थे कि जैसे ज्यूरिडिक्शन है जो सेंटर की, वो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी और कम्युनिकेशन के लिए ही यूज हो, कन्फाइंड हो। और जो आर्टिकल 356 हैं, 357 हैं, 360 हैं, जैसे जो प्रेसिडेंट रूल जो है, फाइनेंशियल इमरजेंसीज है, वो जो अपना रूल्स हैं उनको ऑफिशियली लॉ बना दिया जाए। और ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास जैसे बहुत सारे हमारे पास रिकमेंडेशंस आई थी। उसके बाद बात आती है सरकारिया कमीशन की। सरकारिया कमीशन को भी इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसमें जो रिकमेंडेशंस थी वो करीब करीब 250 रिकमेंडेशंस के करीब थी, और इसमें जो है सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशंस मानी गई थी, क्योंकि ये ऐसा माना गया था कि ये जो रिकमेंडेशंस हैं ये जो टेंशन एरियाज जो थे सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के, ये उनको ओवरकम करेगी, उनको डिक्रीज करेगी, और ये कंट्री की जो रनिंग है उनको स्मूथ करेगी। जो ये जो सरकारिया कमीशन थी ये हुई थी फॉर्म 1993 को, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो थे उन्होंने 3 मेंबर की जो कमेटी जो थी वो बनाई गई थी, और उनके चेयरमैन जो थे वो थे RS सरकारिया, इसीलिए इस कमीशन का नाम पड़ा सरकारिया कमीशन। उसके बाद इसमें पॉइंट था कि 1 साल इनको लग गया कि अपना काम कंप्लीट करते करते, लेकिन इनका जो 1 साल था उसको 4 बार आगे इनकी जो टर्म थी उसको बढ़ाई गई, और इन्होंने फाइनल रिपोर्ट जो थी वो अपनी अक्टूबर 1987 को दी। और लेकिन उसके बाद जो समरी थी इनकी जो ऑफिशियली जो रिलीज हुई थी वो हुई थी जनवरी 1988 को। और इन्होंने देखा कि इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो फेडरलिज्म है वो मोर फंक्शनल है, उसका अरेंजमेंट जो है वो अच्छा है, और इसको लागू कर देना चाहिए, इसको अप्लाई कर देना चाहिए।
जैसे इसमें 247 रिकमेंडेशंस है, इसमें अलग अलग रिकमेंडेशन है, जैसे कि परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो बना देनी चाहिए अंडर आर्टिकल 263, जो इंटर स्टेट गवर्नमेंट काउंसिल जो थी वो सेटअप होनी चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 356 है जिसको हम प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, शुड बी यूज्ड वेरी स्पेरिंगली, उसको बहुत ही कम यूज करना चाहिए, एक्सट्रीम केसेस में यूज करना चाहिए जिसमें कि हम लगता है कि जो अल्टरनेटिव फेलियर जो है वो हमारे पास आ जाएगा, इसीलिए हमें यूज करना चाहिए, अदरवाइज इसको हमें बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए। उसके बाद इसमें बताया गया था कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो हैं उनके जो इंस्टीट्यूशन हैं उनको ताकत दी जाए, उनको स्ट्रेंथन किया जाए और उनमें जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करी जाए, क्योंकि ये इसका मानना था कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज थी उनका बहुत ही बड़ा हाथ था हमारी कंट्री की प्रॉपर सेटलमेंट में। और यहाँ पर बहुत सारे अदर ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे पास। उसके बाद बात आती है हमारी पुंची कमीशन की। पुंची कमीशन ये भी बहुत सारी रिकमेंडेशंस लेकर आए थे अपने पास, और ये जो है ये भी बहुत अच्छी मानी गई थी, और इसका जो है वो सेटअप हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू अप्रैल 2007 में, और जिसमें कि जो चेयरमैन थे वो मदन मोहन पुंची थे, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस थे इंडिया के। उन्होंने ये कमीशन इसलिए बनाई थी कि जो सेंटर स्टेट रिलेशन के जो है वो इश्यूज जो हैं वो जो उनको चेंजेस लाने के लिए दिए गए थे, जो है वो कमीशन बनाई गई थी। उसके बाद इन्होंने रेफरेंसेस दिए गए थे, थोड़े थोड़े रेफरेंसेस दिए गए थे, जैसे कि कमीशंस जो हैं वो उनको एग्जामिन करने की ज़रूरत है, उनको रिव्यू करने की ज़रूरत है, जो पंचायती राज हैं उनको रिव्यू करने की ज़रूरत है, सोशल प्लानिंग है, गवर्नेंस है, एमरजेंसी प्रोविजंस है, फाइनेंशियल रिलेशंस है। जैसे अदर जो हैं वो उन्होंने भी ऐसे ही किया था कि जो फाइनेंशियल रिलेशंस है उनको स्ट्रॉन्ग किया था, एमरजेंसी प्रोविजंस को लेकर किए थे चेंजेस। और इन्होंने यहाँ पर यूनियन और स्टेट्स के हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशंस करी थी। यहाँ पर भी बहुत सारे हमारे पास रिकमेंडेशंस दी गई थी। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ये कमीशन है, इन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है वो अप्रैल 2010 में दी गई, जिसमें कि जो रिपोर्ट के पेजेस थे वो थे 1456 पेजेस थे, जिसमें कि 7 वॉल्यूम्स थे। और ये जो कमीशन है इन्होंने सरकारिया कमीशन से हेल्प ली, नेशनल कमीशन से हेल्प ली, और इन्होंने उसके बाद इसको फॉर्म कर दिया। उसके बाद ये भी हमारे पास इसके पॉइंट्स जो हैं, जैसे कि हम इसमें छोटे छोटे जो पॉइंट जो हैं वो प्रोवाइड करे गए हैं। इसमें हमारे पास एटलीस्ट हमारे पास 35 to 38 जो है वो पार्ट्स दिए गए हैं। और इसके बाद हमारे पास जो टेबल्स दिए गए हैं, जिसमें कि आर्टिकल्स जो हैं, सबसे पहला टेबल जो है वो आर्टिकल आता है 245 से लेकर 255 आर्टिकल तक, जो कि है पार्ट 11। उसके बाद जो टेबल 2 आता है वो आता है हमारे पास 256 आर्टिकल से लेकर 263, जो कि है पार्ट 11, वो भी पार्ट 11 है। और ये जो उसके बाद आता है जो टेबल 3 आता है हमारे पास, उसमें भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन की गई है रेवेन्यू की यूनियन और स्टेट के दौरान, जिसमें फाइनेंशियल रिलेशन कहते हैं जिसको, और वो भी आता है हमारे पास 268 और 293 आर्टिकल के अंदर, और इसमें आता है 12th पार्ट में। उसके बाद ये हमारे पास फाइनेंशियल प्रोविजंस जो है जो मिसलेनियस आती हैं हमारे पास, और यहाँ पर आपके पास रेफरेंस मिलती है। उसके बाद हमारी लास्ट जो चैप्टर है, जो सेकंड पार्ट का जो चैप्टर है वो है इंटर स्टेट रिलेशन। इंटर स्टेट रिलेशन में हम, जैसे कि आप नाम से ही हमें पता लगता है कि जो स्टेट्स के जो रिलेशंस हैं उनको हम कैसे कोऑर्डिनेटिव बना सकते हैं, कैसे उनको उनमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उनमें म्यूचुअली एडजस्टमेंट जो है वो करवा सकते हैं, अपनी कंट्री की जो है वो पॉलिटिकल जो व्यूज हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है वो सबसे पहले हमें टॉपिक दिया गया है, जिसमें जो कि है वो आर्टिकल 262 के अंडर आता है, और इसमें सब पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे जो पार्लियामेंट्स हैं वो लॉज बना सकते हैं किसी भी वाटर डिस्प्यूट के रिगार्डिंग टू कंट्रोल द वाटर
और जो रिवर वैलीज हैं, जो इंटरस्टेट रिवर्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए। उसके बाद जो पार्लियामेंट है वो ना तो सुप्रीम कोर्ट ना कोई अदर कोर्ट जो है उनको ज्यूरिसडिक्शन दे सकती है किसी भी कंप्लेंट और डिस्प्यूट के रिगार्डिंग। लेकिन अंडर द प्रोविजन जो है वो जो पार्लियामेंट है उन्होंने 2 लॉज जो है वो इनेक्ट करे गए हैं। सबसे पहले जो लॉ है वो है द रिवर बोर्ड्स एक्ट जो कि है 1956 का, और सेकंड जो एक्ट है वो है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, वो भी है 1956 का। ये जो बोर्ड्स हैं, ये जो एक्ट्स हैं, बोर्ड्स हैं, इसीलिए बनाए गए हैं ताकि कोई भी डिस्प्यूट जो है वो इंटर स्टेट्स का वो एप्लीकेबल ना हो, और जो रनिंग जो है वो इंटर स्टेट्स की वो इजीली होती रहे, और जो पॉलिटिकल व्यूज हैं वो भी स्ट्रॉन्ग रहें। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप किया था 8 जो है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स का। यहाँ पर हमारे पास लिस्ट है, हमारे पास जो 8 ट्रिब्यूनल जो हैं वो दिए गए हैं, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यहाँ पर उसके बाद आता है इंटर स्टेट काउंसिल। जो काउंसिल्स बनाई थी वो काउंसिल्स आती हैं अंडर आर्टिकल 263 में, जिसमें कि हमारे पास सब टॉपिक्स दिए गए हैं कि जिन्होंने नेचर ऑफ ड्यूटीज जो है काउंसिल और ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग हम उसको देख सकते हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट पॉइंट है इंक्वायरिंग इनटू एंड एडवाइजिंग अपॉन डिस्प्यूट्स। जैसे कि कोई भी 2 स्टेट्स में अगर डिस्प्यूट राइज होते हैं पानी को लेकर, अगर कोई भी चीज़ को लेकर, तो ये काउंसिल जो है वो उसको टैकल करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी और उस पर डिस्कशन भी करेगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटर स्टेट काउंसिल की एस्टेब्लिशमेंट। सरकारिया कमीशन जो थी, जो सबसे कारागर माना जाती थी सेंटर स्टेट रिलेशन में, वो आई थी 1983 और 87 के बीच में, जिन्होंने स्ट्रॉन्ग केसेस बनाए थे इंटर स्टेट काउंसिल को लेकर, जो कि आते हैं आर्टिकल 263 में। और इसमें जो है वो बहुत सारे रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करी गई थी, जिसमें कि जैसे यहाँ पर देखे हैं कि जैसे जनता दल गवर्नमेंट हेडेड बाय वीपी सिंह एस्टेब्लिश्ड द इंटर स्टेट काउंसिल इन 1980। जो जनता दल गवर्नमेंट के थे, जो वीपी सिंह थे, उन्होंने ये एस्टेब्लिश करी थी इंटर स्टेट काउंसिल 1990 में, जिसमें कि जो ये जो मेंबर्स थे, फर्स्ट मेंबर थे जो प्राइम मिनिस्टर थे, एज ए चेयरमैन थे जो सीएम थे सभी स्टेट्स के, और जो सीएम थे यूटीज के थे जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली थी, और अदर जो एडमिनिस्ट्रेशन थे जिसमें नहीं लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी, और 5th जो है जिसमें गवर्नर्स थे स्टेट्स के, और 6th जो है कि जैसे 6 सेंट्रल जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, होम मिनिस्टर को मिलाकर, और अदर जो नॉमिनेटेड हुए थे जो प्रेसिडेंट ने किए थे, ये जो मेंबर इसमें इंक्लूडेड थे। उसके बाद बात आती है पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में। ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो पब्लिक एक्ट्स होते हैं, ये जो लगते हैं, उसकी रिकॉर्ड्स कैसे रखी जाए और उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स कैसी करी जाए, उसके ऊपर लॉज कैसे बनाए जाए, वो इसमें सारे बताया गया है हमें। और इसको रिमूव कैसे करना है, कैसी डिफिकल्टीज आती हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, रिकॉर्ड्स मेंटेनिंग में, वो भी इसमें हमें बताया गया है, आप इजीली रीड कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है हमारे पास इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स की। ये जो इंटर स्टेट, जो स्टेट टू स्टेट जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स जो है करना है, वो आता है आर्टिकल 301 से लेके 307, जो कि डील करता है ट्रेड, कॉमर्स और जो इंटरकोर्स होते हैं टेरिटरीज के बीच में रहकर इंटर स्टेट में। और जैसे कि आर्टिकल 301 जो है वो डिक्लेयर करता है कि जो ट्रेड कॉमर्स जो है वो थ्रू आउट द टेरिटरी है वो फ्री होना चाहिए, उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल भी फ्री होना चाहिए। और उसके बाद इसमें इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स में हमें बेसिकली बताए गए हैं कि कौन कौन से लॉज हैं हमारे पास। इनमें जैसे बहुत सारे हमारे पास अदर सब पॉइंट्स हैं, जिसमें कि बताया गया है, फर्स्ट पॉइंट है जिसमें कि पार्लियामेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स बिटवीन स्टेट्स और विद इन अ स्टेट इन पब्लिक इंटरेस्ट।
जो पार्लियामेंट जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है फ्रीडम ऑफ ट्रेड पे, कॉमर्स पे और विद इन द स्टेट्स पे, लेकिन जो पार्लियामेंट है वो रेफरेंस नहीं दे सकती एक सरकार की दूसरी सरकार के लिए, जो कि और या ना कि डिस्क्रिमिनेट कर सकती है एक सरकार को दूसरी सरकार के रिलेटेड किसी भी टाइप्स की अपॉर्चुनिटी को लेके, जैसे स्कार्सिटी है गुड्स की, किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद ये आती है कि लेजिस्लेटिव होते हैं स्टेट के, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगा सकते हैं फ्रीडम ऑफ ट्रेड पे, ताकि अगर हमें उनको कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास अदर पॉइंट्स हैं। उसके बाद जोनल काउंसिल्स हैं, जो काउंसिल्स बनाए गए हैं हमारे पास, इसमें जो मेन जो है वो इम्पोर्टेंट जो है पैराग्राफ वो है कि जो होम मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो कॉमन चेयरमैन होते हैं पांचों जो काउंसिल्स के। यहाँ पर हमारे पास 5 काउंसिल्स दिए गए हैं, आप ऊपर नाम देख सकते हैं काउंसिल्स के। और जो सीएम होते हैं वो एक्ट करते हैं एज ए वाइस चेयरमैन काउंसिल के रोटेशंस में, जैसे कि एक ने 1 साल किया, दूसरे ने दूसरे साल उसको हेड किया, ऐसे ऐसे वाइस चेयरमैन बनते हैं सीएम जो हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो होम मिनिस्टर होते हैं वो इसके कॉमन चेयरमैन होते हैं 5 जोन्स के। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है वो दी गई है। और यहाँ पर उसके बाद हमारे पास जोनल काउंसिल जो है 5 जोनल काउंसिल जो दिए गए हैं, उसमें साथ में मेंबर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी स्टेट्स में मेंबर्स हैं, और उसके साथ में हेडक्वार्टर्स दिए गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है इमरजेंसी प्रोविजंस की। इमरजेंसी प्रोविजंस जो है ये आती हैं आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 तक। इमरजेंसी प्रोविजन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो 3 तरह की होती है। इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसमें कि हमें एक और होती है नेशनल इमरजेंसी, और अदर्स जो होती हैं जैसे जिनको हम प्रेसिडेंट रूल भी कह सकते हैं। ऐसे हमारे पास जो है वो इमरजेंसीज होती हैं। और ये जो इमरजेंसीज हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। जैसे कि सबसे पहले है हमारे पास नेशनल इमरजेंसी। जो नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगती है आर्टिकल 352, जिसको हम कहते हैं प्रेसिडेंट रूल भी लगता है, जो कि प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर करते हैं नेशनल इमरजेंसी को जब सिक्योरिटी होती है इंडिया की, उसके ऊपर कोई भी दबाव होता है वॉर का, या उनको कोई भी थ्रेट्स मिलते हैं वॉर की, तब ये प्रेसिडेंट रूल यानी कि नेशनल इमरजेंसी लगती है। इसमें भी बहुत सारे हमारे पास पॉइंट्स जो है वो कवर होते हैं। और ये जो प्रोविजन है ये आप जरूर याद रखें इम्पोर्टेंटली कि ये 38th अमेंडमेंट एक्ट जो 1975 का है, ये तब उसमें उस प्रोविजन से एडिड हुआ था। जब ये नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, जैसे कि वॉर होने वाली है या कि कोई एक्सटर्नल जो है वो एग्रेशन है, जैसे कोई भी जैसे मिसाइल लॉन्च करी है, कुछ भी करा है, तो उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल इमरजेंसी। उसके बाद ये हमारे पास आता है पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन। पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन में हमें बताया गया है कि जो दोनों हाउसेज जो है वो पार्लियामेंट के विद इन 1 मंथ में वो इशू कर दिए जाने चाहिए, अप्रूव कर देने चाहिए इमरजेंसी को। और ये जो ओरिजिनली ये जो पीरियड था वो 2 मंथ्स का था, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के दौरान ये जो है वो 1 मंथ का कर दिया गया था कंडीशंस को देखते हुए। और ये जो है ये दोनों हाउसेज जो है वो पार्लियामेंट के जो अप्रूव करते हैं, और जो इमरजेंसी है वो 6 महीने तक कंटिन्यू रहती है या फिर जो इनडेफिनेट टाइम तक हो जाती है पार्लियामेंट की अप्रूवल में।
जैसे कि हर 6 मंथ्स में वो अप्रूवल मांगेंगे, अगर वो अप्रूव्ड होती है तो आगे आगे टेन्योर जो है वो बढ़ता रहता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी में। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई भी जो चीज़ अगर हम डिप्लॉय करते हैं, लागू करते हैं, तो उसके इफेक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर इफेक्ट्स है हमारे पास सेंटर और स्टेट के रिलेशंस में। जैसे सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन है, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं सेंटर की, वो किसी भी पावर को, किसी भी स्टेट को डायरेक्शंस दे सकती हैं कि हमें जो सेंटर है वो किसी भी स्टेट को अपनी डायरेक्शंस जो है वो बता सकती हैं कि आपको अभी क्या करना है। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो उसका जो कंट्रोल जो होता है, वो कंप्लीट कंट्रोल जो होता है वो आ जाता है सेंटर में। उसके बाद बात आती है हमारे पास सेकंड ऑप्शन की, जिसमें कि आता है लेजिस्लेटिव। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो पार्लियामेंट होती है, वो लॉज बनाते हैं, स्टेट लिस्ट में लॉज बनाते हैं, उसको बताते हैं कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स होती है अपना स्टेट लेजिस्लेटर की, अगर ना सस्पेंड हुई तो वो आपको बताते हैं कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटर के, तो उसको ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी आपको बताते हैं और जो इफेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर लगते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल जो इफेक्ट्स होते हैं वो तो आपको पता ही है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो जो ट्रांसफ़र है फाइनेंसिस की जो है वो रोक सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, वो उनमें ऑल्टरनेट कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास इफेक्ट्स आते हैं लाइफ ऑफ लोकसभा और स्टेट असेंबली पर। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स पर क्या इफेक्ट्स हैं आप उसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स हमारे कौन कौन से सस्पेंड होते हैं जब भी कोई नेशनल इमरजेंसी लगती है। जैसे आर्टिकल 19 जो है फंडामेंटल राइट्स का, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है हमारा। और यहाँ पर बहुत सारे अदर आर्टिकल जो हैं वो लगते हैं। उसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड होते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पर डिस्टिंक्शन दी गई है आर्टिकल 358 और 359 में, जैसे कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं अंडर आर्टिकल 19 के, वो होते हैं सिर्फ जो आर्टिकल 358 है वो कन्फाइंड होता है फंडामेंटल राइट्स के, जो कि आता है अंडर आर्टिकल 19 के। और जो कि आर्टिकल 359 होता है वो सभी फंडामेंटल राइट्स में जो है वो एक्सटेंड होता है, जो कि सिर्फ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे ही सस्पेंड होता है। उसके बाद जो आर्टिकल 358 है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है जब भी कोई इमरजेंसी लगती है, डिक्लेयर होती है। जबकि दूसरी साइड पे हमारे पास जो आर्टिकल 359 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होता, वो तभी सस्पेंड होता है जब भी कोई भी ऑर्डर जो है वो दिया जाए कि इसको इन्फोर्समेंट करना चाहिए और इस लॉ को, इस जो राइट को जो है वो सस्पेंड कर देना चाहिए। उसके बाद जो आर्टिकल 358 है वो ऑपरेट करता है सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसीज की, जैसे कि जो इमरजेंसी जैसे वॉर जो है वो बाहर लगी हो, कंट्री के बाहर लगी हो, या कोई भी अगर पोजेशन हो तो उसको रिलेटेड जो है वो नेशनल एक्सटर्नल इमरजेंसी उसको कहते हैं। और जो आर्टिकल 358 जो है वो ऑपरेट सिर्फ उसी केसेस में होता है। और जो आर्टिकल 359 है वो अदर जो है वो अदर एक्सटर्नल जो इमरजेंसीज हैं और जो इंटरनल इमरजेंसीज हैं उसमें भी लागू होता है। उसके बाद ये हमारे पास आता है डिक्लेरेशन आती है हमारे पास, जो भी बनी है हमारे पास डिक्लेरेशन, तो उसको भी आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट रूल्स जो है उनको इम्पोजिशन कैसे होती है, इसकी जो कौन कौन सी पावर्स लगती हैं इसमें और क्या क्या चेंजेस आती हैं इसमें, वो आप इसमें रीड कर सकते हैं। उसके बाद पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन आती है कि इसकी कितनी ड्यूरेशन है, कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे 6 मंथ्स में जो है वो आप इसको ले सकते हैं और एवरी 6 मंथ्स के आप इसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी और ये आप इंटीग्रेटेड टाइम के लिए इसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी जो है उसको प्रेसिडेंट रूल के साथ जो है वो डिफर किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके।
उसके बाद यहाँ पर आर्टिकल 356 जो है, जिसको प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, उसका जो यूज है वो बताया गया है आपको। और उसके बाद जुडिशियल रिव्यूज जो है वो उनका रोल भी बताया गया है। उसके बाद जो है बात आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी की। फाइनेंशियल इमरजेंसी में जो डिक्लेरेशन ग्राउंड्स होती हैं कि किस बेसिस पर हम फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाते हैं, जो कि आती है आर्टिकल 360 के अंडर। जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, जब कोई भी क्राइसिस आते हैं जैसे इंडिया में अगर कोई भी क्राइसिस आते हैं या कोई भी टेरिटरी में थ्रेटन आता है कि आपकी जो इकोनॉमी जो है वो डाउन जा रही है, आपकी फाइनेंशियल जो है वो आपको कंसोलिडेटेड फंड जो है उसमें इतने फंड्स नहीं है इंडिया के, तो यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो अप्लाई होती है। और अप्रूवल इसमें भी वैसे ही होता है जैसे कि जब लोकसभा की रेजोल्यूशन होती है 2 मंथ्स के विद इन द 2 मंथ्स में, तो उसकी विदाउट अप्रूवल जो है वो प्रोक्लेशन नहीं हो सकती। और ये जो 30 दिनों के अंदर अंदर इसकी पहली मीटिंग जो है वो हो जानी चाहिए, क्योंकि ये फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो बहुत ही बड़ा खतरा होती है। उसके बाद यहाँ पर इफेक्ट्स हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी का। इफेक्ट्स आप जानते ही हैं कि जो सेंटर जो और स्टेट्स जो है वो दोनों को इफेक्ट करेगी, और ऑल ओवर द इंडिया जो है वो मार्केट क्राइसिस आ जाएंगी। जो मनी बिल्स हैं उसकी रिजर्वेशन जो है वो ऑलरेडी रुक जाएंगी, जो पास नहीं होंगे। तो ऐसे बहुत सारी हमारे पास इफेक्ट्स आएंगी फाइनेंशियल इमरजेंसी के। उसके बाद यहाँ पर क्रिटिसिज्म है, और यहाँ पर इम्पोजिशन है प्रेसिडेंट रूल की कि कब कब लगे हैं प्रेसिडेंट रूल, कहाँ लगे हैं और कितनी बार लगे हैं। यह आपको चार्ट मिल जाएगा इसी बुक में, और आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद जो आर्टिकल जो है रिलेटेड हैं इमरजेंसी प्रोविजंस के, तो उसका भी आपको लास्ट में चार्ट दिया गया है। आप उस चार्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद आते हैं नोट्स एंड रेफरेंसेस, और ये हमारे पास जो है सेकंड पार्ट जो है वो हमारे पास खत्म होता है। इसके बाद होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। आप लाइक करें, शेयर करें, और अपने कोई भी रिव्यूज़ हैं आप अपने कमेंट्स में बताएं आपको कौन कौन सा जो टॉपिक है वो आपको दोबारा कवर अप करना है, तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।